हेलो बच्चों, कैसे हो सभी की सभी। उम्मीद करता हूं सब घर पे एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार समय बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। अब छोटी क्लास के अकॉर्डिंग आपके लिए एसिड हर खट्टी चीज होती है और बेस हर कड़वी चीज होती है। यानी आप एसिड्स को सॉर सब्सटेंसेस बोलते थे और बेसिस को बिटर सब्सटेंसेस बोलते थे। लेकिन यार अब आप थोड़े बड़े हो चुके हो, तो जब कभी भी आपसे कोई एसिड की डेफिनेशन पूछेगा ना, तो आपको बोलना है कि those chemicals compounds releases H plus ions in the solution are called as acids। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो सॉल्यूशन में जाने के बाद H प्लस आयन रिलीज करते हैं ना, उन्हें हम एसिड कहते हैं। और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में जाने के बाद, उन्हें हम बेसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl, यानी जैसे HCl को हम वाटर में डालते हैं तो HCl H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। यहां पर ये जो H प्लस आयन है ये इंडिकेट कर रहा है कि HCl एक एसिडिक है। वैसे एग्जांपल के लिए H2SO4, जैसे H2SO4 को सॉल्यूशन में डालते हैं तो H प्लस और SO4 2 माइनस में ब्रेक होता है। यहां पर H प्लस आयन इंडिकेट कर रहा है कि H2SO4 एसिडिक है। वैसे ही यहां पर NaOH का एग्जांपल ले लो, जैसे इसको सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो यहां पर Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है। यहां पर OH माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक नेचर का है। अब आइए समझते हैं कि डिफरेंस क्या है इंडिकेटर्स और पीएच स्केल के बीच में। देखो यार, इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर यार दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक ब्लू कलर होगा और दूसरा रेड कलर होगा। अगर हमने ब्लू कलर के लिटमस पेपर में एसिड डाला तो एसिड को डालते ही लिटमस का ब्लू कलर रेड में चेंज हो जाएगा। यानी अगर हमने कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर पे डाला और ब्लू कलर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब यह इंडिकेट करेगा कि जो सब्सटेंस आपने डाला है ना वो एसिड है। अगर उसी ब्लू कलर में आपने एक सब्सटेंस डाला, अब आपको नहीं पता है वो क्या है, सपोज वो बेस है, लेकिन अभी आपको नहीं पता है वो क्या है। अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, यानी नो चेंज सीन हुआ, यानी इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस आपने डाला था वो बेस है। उसी तरीके से अगर रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और रेड लिटमस पेपर पे अगर बेस डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। यानी इंडिकेटर सिर्फ हमें यह बता रहे होते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। पीएच स्केल का काम होता है कि एसिडिटी को एक्सप्लेन करना। एसिडिटी का मतलब है कि कौन सा सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है या कौन सा सब्सटेंस कितना ज्यादा बेसिक है। लिखा भी है, द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटर एंड पीएच स्केल इज दैट इंडिकेटर इज अ टूल यूज्ड टू मेजर अ पीएच स्केल। यानी इंडिकेटर एक टूल है जो कि पीएच स्केल को सिर्फ मेजर करता है, यानी बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या कौन सा सब्सटेंस बेस है। लेकिन पीएच स्केल एक टूल है जो कि मेजर करता है एसिडिटी को, यानी सब्सटेंस एसिडिक तो है लेकिन कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा एल्कलाइन नेचर का है ये बता रहा होता है। आइए समझते हैं, वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि खट्टी चीजों को ब्रास और कॉपर वेसल में क्यों नहीं रखा जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि खट्टी चीजों का मतलब एसिडिक नेचर है और ब्रास और कॉपर अपने आप में एक मेटल होते हैं। यानी अगर हम खट्टी चीजें यानी एसिड को मेटल के बर्तनों में रखेंगे तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होकर, यानी कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस कॉपर और ब्रास के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। अब ये हाइड्रोजन गैस खाने लायक नहीं होती है, यानी ये टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, जिसकी वजह से वो खाना खाने के बाद आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसीलिए कर्ड और सॉल्ट सब्सटेंसेस को हम मेटल वाले बर्तनों में नहीं रखते। आइए समझते हैं, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन।
while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। देखो यार, अभी मैंने आपको बताया एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है H प्लस आयन का रिलीज करना, यानी जो भी केमिकल कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज करते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर होंगे। तो आपको डायरेक्ट बोल देना है, यहां लिखा भी है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक प्रॉपर्टीज in aqueous solutions because they produce a hydrogen ions, यानी ये सॉल्यूशन में जाने के बाद हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं when dissolved, while glucose does not because it does not produce H plus ion। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल जैसे केमिकल कंपाउंड सॉल्यूशन में जाने के बाद H plus आयन रिलीज नहीं करते हैं, इसी कारण से ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे हाइड्रोजन होने के बावजूद भी। आइए समझते हैं why does ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। यहां ये ड्राई वर्ड में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा है। ड्राई का मतलब है HCl गैस के पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। अगर HCl के पास वाटर नहीं है तो HCl अपने में से H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा, और अगर कोई केमिकल कंपाउंड H प्लस आयन रिलीज ही नहीं कर रहा है तो वो अपनी एसिडिक कैरेक्टर की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये रिएक्शन कैसे होगी, बात को थोड़ा समझिए। जैसे ही HCl को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर एक गुड बॉन्ड ब्रेकर होता है, यानी बॉन्ड को तोड़ने वाला। जैसे ही HCl को वाटर में डाला जाता है तो H प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज होते हैं। ये H प्लस आयन फ्रीली वाटर में घूम रहे होते हैं, जो कि चाहते हैं अपने आप को स्टेबल करना, जिसके वजह से H प्लस आयन दोबारा से वाटर के साथ ही रिएक्ट करके अपने आप को कन्वर्ट करते हैं H3O प्लस, यानी दो हाइड्रोजन पहले थे एक और जुड़ जाता है, यानी H3O प्लस आयन में। इसी का नाम आपकी किताब में लिखा होगा हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन यानी कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। यानी जब HCl एक्वस सॉल्यूशन में होगा, एक्वस का मतलब पानी वाले सॉल्यूशन में होगा, तभी वो H प्लस आयन रिलीज करेगा, और जब H प्लस आयन रिलीज होंगे तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। यानी कभी भी आ जाए कि ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, इसके पीछे का कारण आप बोलोगे कि ये H प्लस आयन रिलीज नहीं करेगा विदाउट वाटर। आइए अगला क्वेश्चन लिखा है, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and water to the acid। यानी यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एंड नॉट वाटर यहां नॉट होगा, एंड नॉट वाटर टू दी एसिड। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एसिड में पानी मिलाना है तो हम एसिड को पानी में डालने को प्रेफर करते हैं, लेकिन एसिड के अंदर पानी डालने में प्रेफर नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझाता हूं मैं आपको। हमने यहां पे दो बीकर ले रखे हैं। पहले वाले बीकर में हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये एसिड है और यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आ रहा है, और दूसरे वाली बीकर में ये वाटर है और ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड आ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम ऐसी कंडीशन को तो प्रेफर करते हैं, यानी एक सेकेंड, ये वाली कंडीशन तो सही होती है, लेकिन ऐसी कंडीशन को हम प्रेफर नहीं करते हैं। यानी एसिड रखा हुआ है, उसके ऊपर से आप पानी नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? देखो, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि वाटर एक गुड बॉन्ड ब्रेकर है। यहां एग्जांपल के लिए मैं एसिड में ले लेता हूं HCl। यानी जैसे ही HCl पानी से मिलेगा तो होगा क्या, हमने अभी सीखा कि HCl जैसे ही वाटर से कंबाइन करता है तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन रिलीज करता है। यानी सिंपल सी बात है, H प्लस आयन रिलीज होते हैं। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट रिलीज करती है, यानी थोड़ी सी गर्माहट बाहर निकलेगी। होगा क्या, आप समझो थोड़ा बात को। यहां पर बहुत सारा पानी है, अगर बहुत सारा पानी है और अगर एक ड्रॉप, सिर्फ एक ड्रॉप HCl आ रहा है, सिर्फ एक ड्रॉप HCl आ रहा है, तो होगा क्या, बहुत सारा पानी एक ड्रॉप HCl के कुछ H प्लस आयन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हल्की फुल्की हीट तो निकलेगी। बात सही है। अच्छा, फिर से एक और ड्रॉप HCl आया, फिर से कुछ H प्लस आयन ब्रेक हुए, फिर से एक ड्रॉप HCl आएगा, फिर से कुछ H प्लस आयन ब्रेक होंगे। यहां तक तो प्रोसेस ठीक है। लेकिन अगर यहां वाली बात करें, अगर ये एसिड है तो इसके पास HCl ही HCl है, बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल होंगे। अब जैसे ही एक ड्रॉप भी वाटर आएगा तो एक ड्रॉप वाटर भी इतना काबिल होता है कि वो HCl को ब्रेक कर देगा। यानी जैसे ही एक ड्रॉप वाटर इतने सारे HCl से कंबाइन करेगा
तो तुरंत H प्लस खटाखट बहुत सारे H प्लस आयन्स रिलीज होंगे और ये बहुत सारे H प्लस आयन बहुत लॉट ऑफ हीट रिलीज करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो एसिड है ये इतनी हीट के साथ स्पेल्ड आउट हो जाए, यानी बाहर छलक जाए और बॉडी को हार्म हो जाए। यानी आंसर अगर पढ़ते हैं तो लिखा है while diluting an acid it's recommended to add the acid to water instead of water to the acid because the reaction is exothermic and can generate a lot of heat। ये तो मैंने आपको बताया। अब आगे क्या लिखा है, adding water to acid यानी वाटर को जब हम एसिड में डालेंगे creates very concentrated acid solution विच कैन बॉयल वॉयलेंटली एंड स्प्लैश एसिड। यानी एक बूंद पानी जब बहुत सारे HCl के साथ कंबाइन करेगा तो फर्दर तुरंत खटाखट H प्लस आयन रिलीज होंगे और वो H प्लस आयन बहुत सारे हीट को इवॉल्व करेंगे जिसके वजह से एसिड स्प्लैश आउट भी हो सकता है। द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड वाटर रिलीजेज अ लॉट ऑफ हीट विच कैन कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे। उम्मीद करूंगा आपको थोड़ा समझ आया होगा। आइए समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो यार, नाम में ही न्यूट्रलाइज करना है, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करना है। यानी जब मैं एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करता हूं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, यानी एसिड का कैरेक्टर खत्म हो जाता है और बेस का कैरेक्टर खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए HCl ले लेते हैं और बेस के एग्जाम्पल के लिए NaOH ले लेते हैं। यानी जैसे ही HCl और NaOH को मिक्स किया जाता है तो NaCl यानी एक सॉल्ट बनता है और H2O एक वाटर बनता है। यानी कुछ इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही होती है। आइए समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर यूज्ड इन मैनी वेज इंक्लूडिंग, यानी किस किस तरीके से हम डेली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज कर रहे होते हैं। पहले बात लिखा है कि एंटासिड टैबलेट्स contain bases like magnesium carbonate and magnesium hydroxide to neutralize excess acid in the stomach। जैसे कभी कभी खाना खाने के बाद एसिडिटी हो जाती है, यानी पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम ना इनो वगैरह का यूज करते हैं। इनो और कुछ नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यानी जैसे ही पेट में एसिड बढ़ जाता है तो इनो खाते ही एसिड इनो यानी बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। यानी हम इनो खाने से एसिड के कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, यानी उसके कैरेक्टर को नष्ट कर रहे होते हैं और हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। अगला देखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर यूज्ड टू कंट्रोल द पीएच ऑफ सॉइल। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज किया जाता है सॉइल में पीएच वैल्यू के बढ़ने को कम करने के लिए। यानी कभी कभी सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो फार्मर्स कैन ऐड पाउडर्ड लाइम और लाइम स्टोन टू न्यूट्रलाइज द हाइड्रोजन आयंस। यानी सॉइल अगर एसिडिक है इसका मतलब उसमें H प्लस आयंस की मात्रा ज्यादा है, तो लाइम और लाइम स्टोन एक बेस होते हैं। जैसे ही ये एसिड के साथ मिलेंगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेंगे और सॉइल की एसिडिक प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देंगे। अगला एग्जांपल है टूथ डीके का। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हेल्प प्रिवेंट टूथ डीके। यानी यहां पे भी वही बात है, कभी कभी एसिड हमारे माउथ में हो जाता है जिसके वजह से दांत खराब होते हैं, तो हम जब ब्रश वगैरह करते हैं तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें बेस होता है, जिसके वजह से एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। अब समझते हैं कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि यहां पर हम एक नॉर्मल नमक को जब हम वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यानी पानी को बिजली के साथ पास कराते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। यानी ये एक ऐसा चीप और सस्ता तरीका है जिससे हम नेचर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। आइए समझाता हूं होता क्या है। यहां पर आपको एक रॉड दिख रही है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उसे हम एनोड कहेंगे, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम कैथोड कहेंगे। यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन डाला गया है। ब्राइन और कुछ नहीं, NaCl को कह रहे हैं। यानी जैसे ही NaCl और H2O को डाला जाएगा तो यहां देखिए NaCl में जैसे ही बिजली पास होगी तो Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा, और H2O में जैसे ही बिजली पास होगी तो H प्लस आयन ब्रेक होंगे और OH माइनस आयन ब्रेक होंगे। यह ध्यान रखना है, यहां Na प्लस और H प्लस दोनों पॉजिटिव हैं और Cl माइनस और OH माइनस दोनों नेगेटिव हैं। यानी यहां पर जो कैथोड वाली रॉड है वो नेगेटिव है, इसीलिए ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। यही कारण है कि इस डायरेक्शन में Na प्लस और इस डायरेक्शन में Na प्लस और H प्लस
आयन भागेंगे और इसके अपोजिट डायरेक्शन में Cl- और OH- वाले आयन्स भागेंगे, लेकिन दोनों ही आयन डिपॉजिट नहीं होंगे। यह थोड़ी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात है। देखो, हर एक चीज की टेंडेंसी होती है कि वो कौन कितनी आसानी से किसी रॉड पर डिपॉजिट होगा। जैसे Na+ और H+ की बात करूं तो Na+ और H+ में H+ की ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो आसानी से डिपॉजिट हो जाता है। उसी तरीके से Cl- और OH- में Cl- की आसानी से टेंडेंसी होती है कि वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से यहां पर Cl- और OH- दोनों आएंगे, लेकिन रॉड पर डिपॉजिट सिर्फ Cl- होगा और इस वाली रॉड पर डिपॉजिट सिर्फ H+ होगा। यानी जैसे ही H+ डिपॉजिट होगा तो यहां वाले से हम हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करेंगे और यहां वाले से क्लोरीन गैस को ऑब्टेन करेंगे। और जो डिपॉजिट नहीं हो पाए, जैसे Na+ डिपॉजिट नहीं हो पाया और OH- डिपॉजिट नहीं हो पाया, तो ये दोनों एक दूसरे को कंबाइन करके NaOH बना लेंगे और यहां से हम NaOH ऑब्टेन कर लेंगे। यानी कुछ इसी तरीके से हम नमक को पानी के साथ इलेक्ट्रोलिसिस करवाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको यह बात समझ आई होगी। अब मैंने अभी आपको बताया कि क्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे का कारण यह है कि अगर मैं कैल्शियम, एक सेकेंड, अगर मैं स्लेक्ड लाइम यानी CaOH का होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, यानी अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन सिंपली क्लोरीन गैस के साथ कराऊंगा ना, तो कुछ कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे CaOCl2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फॉर्म होता है और H2O यानी वाटर फॉर्म होता है। यानी ये जो CaOCl2 कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये और कुछ नहीं, यही आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका काम क्लीनिंग एजेंट में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। आइए इसके यूजेस भी पढ़ लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी ब्लीचिंग पाउडर का एक ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीजन देने वाले एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डीकलराइज कॉटन, लाइनेन, वुल, सिल्क, वुड पल्प, यानी यहां पर डीकलराइज, कलर को हटाने के लिए भी ब्लीच का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट, यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज गंदगी हटाने के लिए भी किया जाता है, यानी वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो हमने क्लोरअल्कली प्रोसेस की, उससे क्लोरीन जो ऑब्टेन किया, उसका रिएक्शन जैसे ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा और वही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। आइए अब समझते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है। अगर हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का सिंपली वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और लास्ट वन अमोनिया, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो NH4Cl एक अमोनियम क्लोराइड नाम का केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है और साथ में साथ NaHCO3 फॉर्म होता है, जिसका नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है मेरे भाई। अब मैं बता भी देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं कि ये कैसे हो रहा है। देखो, यहां पर ये जो Na है और यहां पर जो H है और यहां पर जो C है, अब कैसे कैसे, आइए कुछ यूजेस के बारे में ही बता देता हूं। बेकिंग सोडा कैन रिड्यूस स्टमक एसिडिटी एंड रिलीफ इन डाइजेशन एंड हार्टबर्न, यानी ये एक बेस की तरह भी काम करता है, जो कि इनडाइजेशन से हमें प्रिवेंट करता है। बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन बेकिंग टू हेल्प डो राइज एंड बाय जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऐसा क्यों है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही बेकिंग सोडा को यानी NaHCO3 को हल्का सा हीट करते हैं, और खाना पकाओगे तो हीट तो करोगे ना मेरे भाई, यानी हल्का सा भी इसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 बनता है, प्लस H2O पानी निकलता है और साथ में साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी डो को राइस करवाने में,
यहां पे लिखा भी है बाय जनरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट यूज है बेकिंग सोडा कैन बी यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी वाटर सॉफ्टनिंग का भी काम करता है और फायर एक्सटिंग्विशिंग का भी काम करता है, यानी आग वगैरह को बुझाने में काम करता है। इसलिए करता है क्योंकि जैसे इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस है। अब समझ लेते हैं कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में अंतर क्या है। लिखा है बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, which requires an acid and liquid to become activated and help baked good rice। यानी यहां पर यह बोलना चाहते हैं कि अगर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लगभग सिमिलर है, बस अंतर यह है कि बेकिंग सोडा एक्टिवेट तब होता है जब उसके साथ किसी एसिड या किसी लिक्विड का रिएक्शन कराते हैं। कन्वर्सली बेकिंग पाउडर इंक्लूड सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग पाउडर तब एक्टिवेट होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ हम कोई एसिड का यूज करते हैं, यानी इट ओनली नीड्स अ लिक्विड टू बिकम एक्टिवेटेड। कहने का मतलब यह है कि जब हम एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का यूज करते हैं और इसके साथ एक माइल्ड एसिड डालते हैं, माइल्ड एसिड का मतलब होता है ईटेबल एसिड। ईटेबल एसिड मतलब ऐसे एसिड जो खाए जा सकते हैं, जैसे HCl है। HCl एसिड तो है लेकिन ये माइल्ड एसिड नहीं है क्योंकि इसको खाया नहीं जा सकता है। तो माइल्ड एसिड के एग्जांपल में हम टार्टेरिक एसिड को ले सकते हैं और टार्टेरिक एसिड और कुछ नहीं H+ आयन रिलीज करेगा, इसीलिए मैंने उसका H+ आयन लिया है। जैसे ही इससे रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि राइस करने में हेल्प करता है, H2O बनेगा यानी वाटर बनेगा और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा और ये और कुछ नहीं बेकिंग पाउडर है आपका। यानी कुछ इस तरीके से हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है। देखो यार, मैंने अभी एक रिएक्शन पढ़ाई थी कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को सिंपली हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही थी, H2O रिलीज हो रहा था और सोडियम कार्बोनेट बन रहा था। अगर हम इस सोडियम कार्बोनेट को दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, यानी Na2CO3 प्लस H2O, और कितना H2O लेना है, 10 पार्ट लेना है H2O का, यानी 10 मोल, तो Na2CO3 डॉट 10 H2O फॉर्म होता है और ये और कुछ नहीं आपका वॉशिंग सोडा है, यानी इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी टिपिकल अगर बनाना होगा एग्जामिनर को पेपर, तो क्या करेंगे कि बेकिंग सोडा से बोल देंगे कि हाउ वी ऑब्टेन वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। तो कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। आइए इसके यूजेस भी समझ लेते हैं कि वॉशिंग सोडा इज यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, यानी लेबोरेटरी वगैरह में इसका साफ सफाई में यूज किया जाता है। वॉशिंग सोडा कैन बी यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इसको काम किया जाता है। वॉशिंग सोडा, एक सेकेंड, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, ग्लास, डिटर्जेंट एंड अदर कंपाउंड, यानी सोप पेपर बनाने वगैरह में भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। आइए समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म करते हैं। देखो यार, जब CaSO4.2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट का रिएक्शन, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, यानी ये ध्यान रखना है इसको जिप्सम कहा जाता है। जिप्सम को ना हम सिंपली जब हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो जब भाई किसी भी चीज को गर्म करोगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, यानी जो चीज बन के तैयार होती है वो CaSO4.12H2O बचती है और कुछ 3/2 H2O वेपोराइज फॉर्म में इवेपोरेट हो जाता है। थोड़ा नहीं समझ आया होगा, एक बार बताता हूं। देखो यार, अगर मैं 2 की बात करूं, यानी हमारे पास 2 मोल H2O था और आखिरी में जब रिएक्शन हो गई तो हाफ H2O बच गया और 3/2 H2O रिमूव हो गया। क्या ये दोनों मिलकर दोबारा से 2H2O बनाएंगे? तो हाँ, अगर इनको आप ऐड करोगे तो दोबारा से 4/2 बनेगा और 4/2 का मतलब यहां 2 ही तो होता है, यानी 2 में से हाफ जो था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में लग गया और 3/2 जो है वो रिमूव हो गया और इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, एक सेकेंड, कैल्शियम सल्फेट हेमी मतलब यहां पे आधा है, हाइड्रेट मतलब पानी, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। आइए इसके यूज भी पढ़ लेते हैं।
लिखा है यूज्ड एज फायर प्रूफिंग मटेरियल बिकॉज इट्स स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, यानी इसका फायर प्रूफिंग मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर पे भी स्टेबल रह सकता है। यूज टू फिल गैप्स इन वॉल्स एंड रूफ्स एंड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। अगली बात लिखी है यूज टू मेक डेकोरेटिव आइटम्स टॉयज चॉक कास्ट फॉर स्टैचूज, यानी डेकोरेशन वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर से दूर क्यों रखा जाता है, यानी नमी यानी पानी से दूर क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर जैसे ही CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हल्का सा भी पानी यानी कितना पानी लगभग 3/2 H2O अगर मिल गया तो ये दोबारा से रिकंबाइन करके CaSO4 डॉट 2H2O बना लेगा। ये और कुछ नहीं आपका जिप्सम है और ये एक हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा और इस हार्ड सब्सटेंस से दोबारा से प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म करना तो आसान नहीं है। इसके वजह से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी से प्रिवेंट करके रखते हैं। आपने अभी कुछ फॉर्मूला सीखे जैसे वॉशिंग सोडा का था Na2CO3 डॉट 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का था CaSO4 डॉट हाफ H2O। आप नोटिस कर रहे थे ये हाफ और 10H2O है क्या, इन्हीं हाफ और 10H2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जो क्रिस्टल यानी चीजों का कलर कैसा होगा और उनका शेप कैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप याद कर सकते हो अपने घर में रखा निरमा यानी वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा। अगर आप इस पर थोड़ा नोटिस करो तो ये जो वॉशिंग पाउडर होंगे आपके घर में उनका कलर थोड़ा ब्लू ब्लू सा होगा। ये ब्लू कलर आता कहां से है, ये ब्लू कलर और कुछ नहीं उनमें प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम और कुछ नहीं कलर और क्रिस्टल के शेप को प्रोवाइड करना होता है। जैसे नमक की बात कर लो तो नमक के आपको छोटे छोटे कण दिखते हैं तो उनका जो कलर और क्रिस्टल का शेप है वो उनमें प्रेजेंट मॉइस्चर के कारण है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे एग्जाम्पल से समझने के लिए आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए, CuSO4 डॉट 5H2O के फॉर्म में होता है। आपने बहुत सुना होगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर मैं इसको सिंपली हीट कर दूं तो हीट करने से होगा क्या, एक सेकेंड, अगर मैं इसको सिंपली हीट कर दूं तो हीट करने से CuSO4 बच जाएगा और 5H2O रिलीज हो जाएगा, यानी पानी की जो मात्रा इसके अंदर थी वो चली गई, यानी जो 5H2O इसको कलर और शेप प्रोवाइड कर रहा था वो इससे हट जाएगा, यानी ब्लू कलर जो कि कॉपर सल्फेट का था अब वो फेड होकर एक व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां का जो डॉट 5H2O था वो तो गर्म करने की वजह से इवेपोरेट हो गया। इसीलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का काम कलर और शेप प्रोवाइड करना है। लिखा भी है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ वाटर molecules which are present in one formula unit of salt. We can also say that the water molecules which form part of a structure of a crystal are called water of crystallization, यानी आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप उसको नोट कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखा है कि they give the crystal their shape and the color, यानी ये क्रिस्टल को यानी कणों को शेप और कलर प्रोवाइड करता है। इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। अब यार उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ आई होंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।